नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हम मेक इट इजी स्किल्स पे। एक सेकंड यार, पेन कहाँ गया? ओके, हाँ, ये रहा। हाँ, तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्टिव हम सेशन ले ही रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं बेटा, सेशन हम इस प्रकार से ले रहे हैं कि आपके पास केवल आपको बस आंसर ही नहीं बताना, उसके पीछे का कारण ही बताना है और उससे जुड़े हुए दो चार सवाल और करने हैं। ठीक है? तो सेशन बड़ा अमेजिंग रहने वाला है। शेयर कर दीजिएगा आप और कंटिन्यू बनाए रखिए। और जो भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो पीडीएफ चाहिए अगर आपको, इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब की सारी पीडीएफ आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपको कंप्लीट कोर्स देखना है तो वो भी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं अब आपके पास। इसने बोला है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत पूछा है बेटा इसने, कि कार्य सिद्धांत क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर किस पे वो कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन डी दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी में ही अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ट्रांसफॉर्मर सिंपल सी बात है, एक कोर होती है और उसमें ये होता है मेरे पास। ओके, तो इस साइड में क्या होता है, यहाँ पे हम V1 अप्लाई करते हैं तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ E1 होता है। इधर हमारे पास V2 मिलती है और इधर इंड्यूस ईएमएफ 2 होता है। ये मेरे पास फ्लक्स होता है, यहाँ से फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करता है। तो इसका देखो, अगर इसने पूछा है कि ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो ये करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें कर लो यार, यानी कि साझेदारी। इधर का ये इससे लिंक कर रहा, म्यूचुअली फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए, अब देखो यहाँ पे दो सवाल और बनते हैं। दो सवाल क्या बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कौन से इंडक्शन के कारण होता है, तो बेटा प्राइमरी का लिंक कर रहा है सेकेंडरी में, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। लेकिन अगर वो पूछ ले आपसे कि प्राइमरी में भाई किसके कारण होता है, तो प्राइमरी में होता है सेल्फ इंडक्शन के कारण। ठीक है? सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जब आप इसमें एसी दोगे तो फ्लक्स वेरी करेगा। और वेरी किसका फ्लक्स करेगा, इसकी ही तो वाइंडिंग का फ्लक्स वेरी करेगा, और ये फ्लक्स वेरी करेगा। तो जब वेरिंग फ्लक्स होता है, किसी कंडक्टर को कट करता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो यहाँ पे E1 इंड्यूस होता है। क्लियर है? तो अगर वो पूछ ले आपसे प्राइमरी में, तो केवल बेटा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का तो काम है ट्रांसफॉर्म करना, तो इसलिए प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने के लिए म्यूचुअल इंडक्शन है। लेकिन अगर वो इनकेस अलग से पूछ ले कि भाई प्राइमरी में बताओ कौन से उस पर काम करेगा, तो प्राइमरी में मेरे पास वो सेल्फ इंडक्शन पे आधारित इंड्यूस करता है ईएमएफ। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आंसर इसका बी रहेगा। मटेरियल मोस्ट सुटेबल जो है ट्रांसफॉर्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है बेटा? ठीक है? तो वो कौन सा रहता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो बेटा ये बहुत बार आता है आपके कंस्ट्रक्शन, उसकी कोर को बनाने के लिए इसी मटेरियल का यूज किया जाता है। क्यों करते हैं इसका यूज? भाई सिंपल सी बात है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, परमेबिलिटी इसकी बहुत क्या नाम है, परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, रिलक्टेंस लो होता है। अलग अलग मैटर पे अलग अलग जो एक कोर में चाहिए एबिलिटी, वो इसमें अवेलेबल रहती है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। ट्रांसफॉर्मर रेटेड इन, तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बेटा बहुत आता है कि इसमें केवीए में होती है भाई। अच्छा, केवीए में क्यों होते हैं, ये भी बहुत सारा सवाल है ना? तो मैं बता दूं बेटे, आपके पास ट्रांसफॉर्मर में हमेशा देखते होंगे आप 100 केवीए, 200 केवीए, है ना? वॉट में नहीं होता है। तो इसके दो बेसिकली कारण है। एक तो आपके पास जो वोल्टेज है, केवीए का मतलब बेटा क्या है आपके पास, हो सकता है बेटा ये मेरे पास क्या है, 20 वोल्ट हो, और क्या नाम है, 20 किलो वोल्ट हो, और 5 एम्पियर हो। तो केवी का मतलब है, सिंपल सी बात है, वोल्ट और एम्पियर। के तो किलो के लिए है आपके पास। तो मैं बता दूं, आपके पास जो आयरन लॉसेस होते हैं बेटा, वो रहते हैं मेरे पास, वो जो डिपेंड करते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। आमतौर पर ट्रांसफार्मर में चीजें कांस्टेंट रहती है। ठीक है? इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है कि क्यों केवीए में होती है। ठीक है? वो आप देख सकते हो। ओके, तो क्या है, हाँ, ये इस पे। और बेटा जो मेरे पास I² R लॉसेज होते हैं, ये मेरा आई के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये तो मेरे पास लोड के ऊपर वेरी करती है।
ठीक है, लोड के ऊपर वेरी करता है करंट ना, लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी आपके पास, लेकिन ये जो मेरे पास ऑलमोस्ट रहते कांस्टेंट है, तो बेटा हमारे पास हमें नहीं पता रहता है कि भाई कितने लॉसेस रहने वाले हैं आपके पास, ये तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन ये कॉपर लॉसेस की अगर मैं बात करूं ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं। तो भाई ट्रांसफॉर्मर में मान लो मेरे पास लॉसेस घट रहे बढ़ रहे, तो मुझे क्या पता चलेगा कितना ट्रांसफॉर्मर है? तो ये तो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो मेरे पास ट्रांसफॉर्मर है 100 केवी का, चलिए अच्छा, अगर मैं इसकी आउटपुट पावर की बात करता हूँ, मान लो मेरे पास पावर फैक्टर है 1.8 का, ठीक है फिलहाल, है ना, हालांकि इसमें और भी पैरामीटर रहते हैं लेकिन मोटा मोटा हिसाब ले रहे हैं। तो इसकी मैं बात करूँ तो बेटा कितना हो जाएगा, 80 किलोवाट आउटपुट में आ जाएगा, और ये 0.7 का हो जाए तो 70 किलोवाट। तो यानी कि पावर फैक्टर भी मेरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई नहीं रहता है कि कितने लॉसेस हो रहे हैं, वोल्ट एम्पियर वाले लॉसेस कितने हो रहे हैं, ठीक है, क्या लॉसेस रहने वाले हैं, तो इसलिए इसकी रेटिंग हम केवीए में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास की केवीए का जो मान है ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि हमारा लोड किस प्रकार का है, लोड का पैरामीटर क्या है, ठीक है। तो इसलिए इसकी रेटिंग हम केवीए में लेते हैं, ठीक है। तो कितने किलोवाट आएगी ये हमारा लोड के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। और लोड लोड के ऊपर ये निर्भर करेगा कितने मेरे आयरन लॉसेस हो रहे हैं और कितने मेरे क्या बोलते हैं कॉपर लॉसेस हो रहे हैं। तो इसलिए इसकी रेटिंग केवीए में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन, तो बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होनी चाहिए, तो बेटा इसकी तो 100% होनी चाहिए। 100 है इसमें नहीं, लेकिन इसने पूछा अधिक होनी चाहिए, तो भाई 98 से तो अधिक ही होनी चाहिए, तभी तो 100 जाएगा। सिंपल सा सवाल था भाई, है ना। नेक्स्ट, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच संबंध क्या है? बेटा ये माध्यमिक नहीं होने की, ये सेकेंडरी, ये माध्यमिक, ये कन्वर्जन है एक्चुअल में, ठीक है। ये प्राइमरी है और वो सेकेंडरी है, द्वितीयक, है ना, प्राइमरी और द्वितीयक, द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली जो हमारे टाइप करने वाले हैं वो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर रहे होंगे, तो कर दिया होगा उन्होंने काम, है ना। गूगल तो ऐसे ही ट्रांसफर, सेकेंडरी हमारे यहाँ किसको बोलते हैं, माध्यमिक विद्यालय को बोलते हैं ना, इसलिए इन्होंने माध्यमिक ही ले लिया। चलिए खैर, तो द्वितीयक हो गया आपके पास, यानी कि सेकेंडरी। ओके, चलिए भाई, तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर में पूछा है इसने बेटा, तो आदर्श के लिए क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है बेटा, आदर्श ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या होता है जिसमें आदर्श कोई भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं होता। तो यानी कि अगर मेरे पास ये V1 है तो यहाँ पे E1 है, दोनों बराबर रहेंगे, और ये जो मेरे पास V2 है ये इजकल टू E2 के बराबर रहने वाला है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा मेरे पास, E1 इजकल टू E2 और V1 इजकल टू V2 आइडियल के केस में। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल होता तो डेफिनेटली बेटा V1 ग्रेटर देन E1, ये प्रैक्टिकल के लिए है, किसके लिए, प्रैक्टिकल, ठीक है। और यहाँ की अगर बात करूँ तो क्या बोलते हैं, E2 ग्रेटर देन होता है किससे, V2 से। ओके, ये प्रैक्टिकल के लिए है। चलिए, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर, तो ट्रांसफॉर्मर में बेटा एक कंजर्वेटर टैंक रखा रहता है, आपको पता ही है, ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा, इसमें ऑयल भरा रहता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये हाफ लेवल तक भरा रहता है कि जब यहाँ पे हीटअप होता है कोर में, जब यहाँ पे कोर में हीटअप होता है, तो हीटअप होने के कारण क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, ये इसका एक्सपेंशन होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो, मॉइस्चर से बचाता नहीं, तो ब्रीदर बचाता है, ट्रांसफॉर्मर हीट एटमॉस्फेयर, ठीक है, ट्रांसफर करता है नहीं, तो डी हो जाएगा इसका, अलाउ द एक्सपेंशन, ठीक है, भिन्नता के कारण तेल के स्तर का विस्तार का की अनुमति देता है। कहने का मतलब जब आपका ये इसमें भाई लोड बढ़ेगा, यहाँ पे लोड बढ़ेगा, और जब लोड बढ़ेगा तो इसमें हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगा तो ये आपका ऊपर जाएगा, क्या जाएगा ऊपर, ऑयल। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं आपके पास, फोर ट्रांसफॉर्मर विद द प्राइमरी टर्न्स, बेटा प्राइमरी टर्न्स में है जो आपके पास 400 और सेकेंडरी में है 100। अगर मेरे पास 20 एम्पियर है
प्राइमरी में वी विल गेट, तो बेटा इसने प्राप्त होगा द्वितीय सेकेंडरी में करंट पूछा। तो देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, सीधा मोटे मोटे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं इसके। तो इसने बोल दिया भाई प्राइमरी में कितने 400 टर्न है, चलिए भाई 400 400 है ना, हालांकि 400 तो दिखा नहीं पा रहे, सेकेंडरी में हमारे कितने 100 टर्न, तो लो हमने ये 100 टर्न ले लिए। तो यानी कि प्राइमरी में अगर मैं N1 की बात करता हूँ बेटा 100, N2 की बात करता हूँ तो बेटा कितना है मेरे पास, ये है 100 टर्न। ठीक है, इसने बोला अगर प्राइमरी में कितना है इज द फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी, तो अगर इसने बोला कि प्राइमरी में मेरे पास 20 एम्पीयर की करंट है, ओके, तो सिंपल सी बात है सेकेंडरी में करंट बताओ। तो देखो बेटा हमने पढ़ रखा है, इसने N2 अपॉन के N1 इजकल टू V2 अपॉन के V1 और इजकल टू I1 अपॉन के I2, करंट के रेस में दूसरा हो जाता है ना। तो मुझे इससे तो कोई लेना देना नहीं, क्या पूछा उसने, I1 इजकल टू I2 इजकल टू क्या हो जाएगा N2 अपॉन के N1। ठीक है, यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने बेटा 100 डिवाइड बाय N1, नहीं इधर कितनी प्राइमरी में 400 थी, हाँ 400 थी, तो 400। ठीक है, और इसने किसके पूछ रखा I2 का पूछा है लेकिन नहीं, और I1 कितना दे रखा है इसने 20, I2 निकालनी है आपको, तो निकाल दो लो यार। I2 इजकल टू कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 20 गुना 400/100, ये कट गया लो भाई, 4 20 चौक 80, तो I2 इजकल टू कितना आ गया 80 एम्पियर। तो 80 एम्पियर देख लो किस पे है, सी, चलिए हम डी लिख दे रहे हैं, है ना, 80 एम्पियर। ओके, देखो ये यहाँ से भी पता चल रहा था बेटा, मुझे साफ पता चल रहा है इधर 400 टर्न है, 400 टर्न का मतलब इधर वोल्टेज हाई रहने वाली है, और इधर 100 टर्न है तो वोल्टेज कम रहने वाली है, तो इधर करंट हाई रहनी है। कितने गुना हाई रहनी साफ पता चल रहा, अगर इधर वोल्टेज 4 गुना कम है तो करंट 4 गुना हाई रहनी है। तो वैसे मैं यहीं से कर देता जिसके पास लॉजिक है, लेकिन आपको बस बिल्कुल उससे बताना था फॉर्मूले से, क्योंकि हमें पता है कि जितने गुना ट्रांसफार्मर क्या करता है वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, लेकिन पावर हमारी कांस्टेंट रहती है। ओके, पावर हमारी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। क्लियर है भाई? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपको। एक टर्न रेशो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, का 10 है, तो टर्न रेशो बेटा 10 है, हमने किसको टर्न रेशो मान रखा, हम मान के चल रहे हैं N2 अपॉन के N1 इजकल टू 10, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कुछ नहीं तो 10/1, यानी कि इधर N2 में यानी कि सेकेंडरी साइड में मेरे पास जो टर्न की संख्या है वो प्राइमरी साइड से ज़्यादा है, या इधर की वोल्टेज 10 गुना ज़्यादा है ना, डायरेक्ट है। तो इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एफ, तो व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो बेटा हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर जो है आपके पास वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर जो है हमारे पास पावर और फ्रीक्वेंसी, इनको नहीं बदलता, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है बेटा, इनको नहीं बदलता। तो जो प्राइमरी में वही मेरे पास सेकेंडरी में रहने वाली है, तो ए हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें तो मेरे को लगता है कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, चलिए, हाँ कैलकुलेटर की तो जरूरत ही पड़ेगी भाई इसमें। इसने बोला है कि अप्रोक्स पूछा, देखो यानी कि लगभग पूछा, ऐसा भी नहीं एग्जैक्ट पूछा। इसने बोला कि भाई फुल लोड लाइन करंट बताओ आप, ठीक है, 3 MVA और इतने उसमें, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। इसने बोला कि एक ट्रांसफॉर्मर है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा कि भाई मेरे पास ट्रांसफॉर्मर है, ये कितने का है 3 MVA का है, 3 मेगावोल्ट एम्पियर। इसने बोला कि अगर भाई आपने 11 के दे दी और यहाँ पे इसने 433 वोल्ट दे दी, ठीक है, 50 हर्ट्ज पे,
तो इसने बोला कि और साथ में बोल दिया प्राइमरी फुल लोड लाइन करंट क्या होगी। तो इसने यहाँ की पूछी I1, ठीक है, और ये I2। तो साफ पता है आपको बेटा V1 I1 इजकल टू V2 I2, और VI की वैल्यू इसने क्या दे रखी, इसने रखी 3 MVA, यानी कि 3 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 6 VA कर दो भाई। केवी जितना इनपुट में पावर उतनी आउटपुट में पावर, अपेरेंट पावर ही तो है, क्लियर है। तो निकाल दो, इसने कौन सी पूछी, I1 पूछी ना प्राइमरी में, तो V2 I2 अपॉन के V1। तो कितना है भाई मेरे पास, इस 3, 1 2 3 4 5 भाई कुल 6, लो लगा दो। और इनपुट में V1 कितना है, 11, 1 2 3 11 केवी था ना, तो 3 से तो 3 कट गई। अब 3000 को डिवाइड कर दो 11 से, 3000 डिवाइड बाई ये आ रही है आपकी 272। इसमें मैंने डी ऑप्शन दे रखा है यार, 272 एम्पियर, ठीक है, प्राइमरी फुल लोड करंट, क्लियर है बेटा। तो सिंपल सी बात है, 3 MVA था हमारे पास, तो पूरा कट गया क्या, डिवाइड बाई, हाँ 272.72 बेटा, 0.72 अप्रोक्सीमेट पूछा तो 272 हो जाएगी आपके पास, क्लियर है। प्राइमरी पूछा था ना इसने, हाँ, और अगर सेकेंडरी पूछता तो सेकेंडरी उतना ही गुना कम हो जाती बेटा। अगर सेकेंडरी पूछता तो सिंपल सी बात है, I2 इजकल टू V1 I1 अपॉन के क्या हो जाना था, V2, देन V2 नीचे चल जाता, ठीक है। तो इसमें भी वही करना पड़ता है, ये ज़्यादा आती है आपके पास उतना गुना जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है ना, 3000 डिवाइड बाई अगर कर देता 433, ठीक है। ये आती है आपके पास बेटा I2 आती ज़्यादा, 1 सेकेंड 433, अच्छा ये हाँ 1 सेकेंड, उसमें आ जाती है आपके पास 400 समथिंग, 3000। अच्छा मैंने उसमें वो कन्वर्ट नहीं किया बेटा, 1 सेकेंड, ये हो जाती है 3 से डिवाइड बाय 433। तो बेटा ये आ जाती है आपके पास 6928 इतने एम्पियर, ठीक है। 0.4 भी आ जाती है आपके पास, उतने ही टाइम्स आ जाती है जितने टाइम्स वोल्टेज कम हुई है, ठीक है। तो अगर वो कोई सी पूछ सकता है, प्राइमरी पूछ सकता है, सेकेंडरी भी पूछ सकता है कुछ नहीं निकालने में। इसने बोला है कि वोल्टेज पर टर्न प्राइमरी स्टेप अप, ठीक है, ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज वोल्टेज पर टर्न सेकेंडरी। इसने बोला है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी के प्रत्येक फेरों पर वोल्टेज बताओ द्वितीयक, यानी कि इसने बोला कि भाई हर एक, ये देखो क्वेश्चन समझो, इसने बोला कि भाई मेरे पास ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, तो इसके हर टर्न की जो वोल्टेज रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। अगर इस वाले टर्न पे 1 वोल्ट है तो अगले पे भी 1 रहेगी, ऐसा नहीं है अलग अलग रहेंगे, क्योंकि सेम मोटाई के होते हैं, क्योंकि ये सेम मोटाई के भी होते हैं बेटा, ठीक है, सेम एरिया होता है, सारा चीजें सेम होती है और सेम फ्लक्स लिंक हो रहता है, तो सब पे वोल्टेज भी कैसी रहेगी आपके पास, बराबर रहेगी। तो सब पे क्या रहेगी, सेम समान वोल्टेज रहने वाली है हर टर्न पे। मैं बता दूं बेटा सिंपल सी बात है, इन दोनों वाइंडिंग का चाहे HV, देखो सिंपल सी बात है, कहीं कहीं पे हमारे पास प्राइमरी लिखा रहता है, कहीं पे सेकेंडरी। प्राइमरी हम किसको बोलते हैं, जिसमें इनपुट देते हैं, सेकेंडरी जिससे आउटपुट लेते हैं, और कहीं कहीं पे हमारे पास LV और HV लिखा रहता है। यहाँ कैसे डिसाइड करोगे कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो बेटा जहाँ पे LV और HV लिखा हुआ है ना, दैट मीन समझो वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मर दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा, या तो इधर से इधर भी ले रहा है और इधर से इधर भी सप्लाई दे रहा है। तो वहाँ के केस में मैं LV और HV इसलिए लिखा रहता है कि हाँ इधर हाई टेंशन वोल्टेज है, इधर लो टेंशन वोल्टेज है, या इधर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ टर्न कम है। तो वहाँ पे भी इस चीज़ का डिफाइन करके रखते हैं, क्लियर है।
तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा बेटा क्या चीज़ होती है। तो सेम रहती है बेटा, चाहे प्राइमरी के टर्न हो चाहे इसके। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस टर्न का वेट और इस इसका सेकेंडरी का दोनों का बराबर होता है। एक मोटे तार की होती है, एक पतले तार की। कैसे पता करोगे? अगर जिसमें करंट की वैल्यू कम है तो पतले तार की। करंट की वैल्यू कम किसकी होगी? जिसकी तरफ वोल्टेज हाई होगी। ठीक है। तो अगर बोल दे हाई वोल्टेज साइड, अगर मैं बात करूं एलवी एचवी साइड, तो हाई वोल्टेज की जो वाइंडिंग होगी वो पतले तार की होगी और लो वोल्टेज की मोटे तार की होगी, लेकिन वेट हमारा बराबर होगा। क्लियर है? दोनों उसका ऐसा नहीं उधर वो इधर नंबर ऑफ टर्न कम है, उधर उतने ही मोटे होंगे क्योंकि उससे करंट ज्यादा जारी होगी बेटा। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर में बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल है। इसने बोला कि बेटा एक 100 मिली वोल्ट, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 10 फेरे के साथ साथ 100 मिली वेबर अधिकतम यानी कि 5 एम का एक साइनसोइडल फ्लक्स जुड़ता है। ठीक है। और इसकी जो सेकेंडरी है ईएमएफ का परिकलन कीजिए, यानी कि कहने का मतलब है इसने बोला कि भाई सेकेंडरी में ये पैरामीटर है और इसने बोला कि भाई मेरे को इसकी आरएमएस वैल्यू का ना ई आरएमएस। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? ई वन इजकल टू क्या पढ़ा हमने? 4.44 इंटू 5 एम एफ एन वन। सारी चीजें तो दे रखी इसने, देखना 4.445 कितना दे रखा है इसने बेटा? मैक्सिमम 100 मिली वेबर। मिली को कन्वर्ट करो तो 10⁻³ इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है बेटा इसने? 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है। इंटू N1 जो भी है, N1 N2 कुछ भी ले सकते हो आप, तो कितना दे रखा? 10। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसमें हो जाएगा तो ये 1000 हो जाए, इससे इससे 1000, इससे पूरी ये कट गई। तो सिंपल सी बात है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 222 वोल्ट आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज किया जाता है, तो बेटा ऑयल का मैंने बार बार बता रखा है कि इसका जो काम रहता है, आपका दो काम रहता है, इंसुलेशन का और दूसरा कूलिंग का। ठीक है। इंसुलेशन और कूलिंग का कार्य करता है। तो इसमें देख लो, इंसुलेशन नहीं दे रखा, इंसुलेटिंग भी दे रखा है यार इसने तो। और इन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ऑयल का जो यूज रहता है के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। कूलिंग एजेंट और इंसुलेटिंग एजेंट, तो बेटा ये दोनों ही होते हैं। वैसे दोनों में से दोनों होने चाहिए थे, कूलिंग और इंसुलेशन। तो इन दोनों कर लीजिए, इन दोनों में से जो भी लगाओगे वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे एक चौथा होना चाहिए था, इसमें अलग होता है कूलिंग, और वो दोनों कंबाइंड आते हैं मैक्सिमम। कूलिंग का काम भी करता है भाई वो। भाई ट्रांसफार्मर को आप कहाँ से ठंडे करते हो? ऑयलिंग से करते हो। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंसुलेशन का भी कार्य करता है वो। ठीक है। तो दोनों ही काम करता है वो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। ओके। फिर भी अगर इनमें से जो ज्यादा करेक्ट की बात आ जाती है बेटा, ठीक है, मान लो देखो इंसुलेशन का तो काम करता ही करता है वो। और मैं आपको बता दूं, फिर भी अगर हमें इनमें से बेस्ट आंसर चुनना हो तो मेन करोगे आप कूलिंग। ठीक है। तो काफी सारी बुक्स में कूलिंग और इंसुलेशन दोनों दे रखा है मैक्सिमम में, आप देखोगे तो। ठीक है। लेकिन अगर इनमें से हमें बेस्ट आंसर चुनना हो तो कौन सा चुनोगे? वो चुनोगे आप कूलिंग। क्योंकि इंसुलेशन तो ऑलरेडी उसका हुआ रहता है, और ज़्यादा वो ड्रॉ ना हो उसके, तो वहाँ पे इसका काम रहता है। कहने का मतलब इंसुलेशन तो ज़्यादातर उसमें रहता ही ऑलरेडी। हम वाइंडिंग में भी वार्निश वगैरह करते हैं, और जो आपकी प्लेट्स रहती हैं उसकी कोर की, उसमें भी रहता ही रहता है। तो कहने का मतलब अगर इनमें से हमें दो में आंसर एक ही लगाना, तो जो बेस्ट आंसर चुनेंगे फिर वो चुनेंगे नाम। ठीक है। जो सबसे अच्छा होगा तो कूलिंग रहेगा। तो जहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप देखना, मेन काम जो है उसका, है ना, ब्रीदर, सिलिका जेल, बेटा ये भी बहुत आता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में किस लिए यूज किया जाता है? तो आपको पता है बेटा ये कहाँ लगा होता है?
ये मेरे पास जो वो होता है टैंक होता है, इसके यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक के इसमें। इसका काम क्या है, ये अंदर मॉइस्चर नहीं जाने देता, और मॉइस्चर चल जाएगा तो क्या होगा, मॉइस्चर चल जाएगा तो भाई इसमें मान लो जो ऑयल है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर आ जाएगा तो कंडक्टिंग करने लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तभी तो कह रहा था इसका काम इंसुलेशन का भी रहता है, तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ब्रीदर का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और लिख रखा है कि मॉइस्चर से बचाने के, नमी के अवशोषण रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सवाल ये। नो लोड टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर में, तो बेटा नो लोड टेस्ट हम क्या है इसमें लिख नहीं रखा, चौथा हम लिख दे रहे, आयरन लॉसेस को फाइंड आउट, अच्छा लिख तो रखा है, आयरन लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, क्लियर है। नो लोड टेस्ट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, वाइंडिंग को एक उसको कोई लोड नहीं लगाते हैं, और प्राइमरी साइड में हम इसका मेजरमेंट करते हैं, सेकेंडरी साइड को हम ओपन रख देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं अब आपके पास, देखिए क्या कहता है आपके पास, मिनिमम बीडीवी, बीडीवी का मतलब है बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ए गुड 11 kV से 433 वोल्ट वर्किंग ट्रांसफार्मर ऑयल सेल बी। तो किसी भी मतलब कि 11 से क्या बोलते हैं आपके पास 433 के क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर में न्यूनतम बीडीवी क्या है। तो यानी कि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज जो टेस्ट किया जाता है ये वो है कि मिनिमम किसके लिए किया जाता है। तो बेटा क्या आता है आपके पास 30 kV से अधिक वाले ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा कूलिंग मेथड विच क्या बोलते हैं विच कूलिंग मेथड यूज्ड पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पोल माउंटिंग जो ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है कूलिंग करने के लिए बेटा। तो उसमें किया जाता है बेटा, आपके पास है पोल माउंटिंग का मतलब समझ रहे हो, जो पोल पे माउंट होते हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पोल पे रखे रहते हैं, दो पोल हैं, इनके बीच में जो ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा इनके ऊपर कंजर्वेटर टैंक रखा ही रहता है, ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक का काम ही क्या है बेटा आपके पास, सिंपल सी बात है, इसमें ऑयल भरा रहता है, ये कूलिंग का काम करता है, ठीक है। तो ऑयल नेचुरल, यानी कि ऑयल के जरिए नेचुरल, और एयर नेचुरल, एयर नेचुरल मतलब आसपास की जो हवा है उसके जरिए भी ये ठंडा होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी द आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये हो गया आपके पास, व्हाट इज द पर्पस लेमिनेटेड, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो टुकड़े टुकड़े कोर है ना, टुकड़े टुकड़े, गैंग मत समझ लेना है चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये हम लेमिनेशन जो करते हैं वो इस टाइप की करते हैं, यानी कि इसको बारीक बारीक हिस्सों में काट लिया जाता है। तो किस लिए करते हैं हम, ताकि एडी करंट हमारा रिड्यूस हो सके, रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, ओके, रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, इसके लिए हम करते हैं इसको। चलिए अब देखो, अगर दिमाग में आ रहा है बेटा, ठीक है, वैसे तो मैंने बता रखा है क्या होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप मोटी कोर यूज़ करोगे तो अच्छा कहते हैं ना, लेमिनेट ना करे तो क्या होगा। तो बेटा ये जो करंट है ना मेरे पास, ये बहुत, इसका कोर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत लो हो जाएगा, करंट बहुत हैवी फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने के आयुष्कार लॉसेज इसके बहुत हाई हो जाएंगे, ये हीट बनाएगा, और हीट बनेगा तो इस पर जो वाइंडिंग लिपटी होगी वो जल जाएगी। तो इस वजह से हम इस करंट की वैल्यू क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं बिल्कुल। अब इसमें इतनी सी करंट हो रही है, इनकी वैल्यू ये बिल्कुल ना के बराबर होती है, इनसे कोई हीटअप इतनी डेवलप कर ही नहीं पाती है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। तो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा आप, और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए आप, या पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा ऐप,
तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।